नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप .com। मैं हूं अनिरुद्ध और मेरे साथ हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी जी। आज हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम अर्थात यानी धन की बात। ये खास आर्टिकल हमारे इंडिया टुडे हिंदी में छपता है, जिसका शीर्षक इस बार है ताकत की साझेदारी। तो ये ताकत की साझेदारी पर इसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा कर लें इंडिया टुडे हिंदी के खास अंक में इस बार क्या है खास, अंशुमान जी बताएंगे। अनिरुद्ध, इस बार हमारे पास हमने राहुल गांधी का एक विशेष इंटरव्यू लिया और काफ़ी बड़ा इंटरव्यू है, जिसमें राहुल गांधी ने उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो सामान्य रूप से लोग उनसे पूछना चाहते हैं। चाहे वो सवाल सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हो, चाहे कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर हो, चाहे जो न्याय स्कीम जो आई है उसका फिनेंसिंग कैसे होगी उसको लेकर हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि न्याय लागू करने के लिए किसी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाएगा मध्य वर्ग पर। और जो अब बहस नई शुरू हुई है कि सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के दौर में भी हुई थी, उसे भी राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू में उसका जिक्र किया है। तो आप इस बार का इंटरव्यू पढ़िए और जानने की कोशिश करिए कि कांग्रेस अध्यक्ष के दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों वो इतने कॉन्फिडेंट और इतने ज़्यादा वचनबद्ध दिखाई दे रहे हैं कि वे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं सर आपके आर्टिकल की, जो आपका इस बार है ताकत की साझेदारी। मैं इसको पढ़ रहा था, दो तीन चीज़ें मुझे मोटी मोटी समझ में आई। इसका एक तो आपका ये समझ में आता है कि बहुदलीय सरकारें, आपने लिखा कि इस देश के लिए उतनी प्रभावी रहती हैं, और एक दल की सरकारें या कहें जो ताकतवर सरकारें होती, इंदिरा गांधी का जिक्र किया आपने, नरेंद्र मोदी की सरकार का जिक्र किया, तो ताकतवर सरकारें या कहें कि एक दल की सरकारें जब बनती हैं तो उस तरह के नियामकी सुधार या कहें कि आर्थिक सुधार, लोकतांत्रिक सुधार देश में सफल नहीं हो पाते हैं या प्रभावी नहीं हो पाते हैं। तो आपने लिखा बहुदलीय सरकारें इस देश के लिए ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। किस तरह से, किस नज़रिए से आप कहते हैं? देखिए, हम जब भी देखते हैं कि चुनाव होता है और उस चुनाव में कोई बड़ा राजनीतिक दल उभरता है, जैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश को यह डर दिखा रहे हैं या ये वो कह रहे हैं कि जो मिली जुली सरकारें हैं या कोलिएशन गवर्नमेंट हैं या बहुदलीय सरकारें हैं, जिन्हें वो महामिलावटी कह रहे हैं, मैं उनको इंद्रधनुषी सरकार मानता हूँ। वो देश के लिए अच्छी नहीं है, उनसे देश की सुरक्षा को खतरा है, उससे देश बेहतर नहीं हो सकता। पर इतिहास उनके इस दावे का समर्थन नहीं करता। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी स्वयं एक बहुदलीय सरकारों का हिस्सा रही और भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा एक बहुदलीय सरकार का नेतृत्व करने से शुरू हुई थी। नहीं, खुद नरेंद्र मोदी सरकार भी बहुदलीय सरकार रही है, लेकिन हम ये मानते हैं कि बहुदलीय सरकार थी, पर भारतीय जनता पार्टी के पास 2014 में अपने दम पर पूर्ण बहुमत था। भारतीय जनता पार्टी के पास 282 सीटें थी। उसके बाद जो उसके सहयोगी या सहायक थे, उनकी सरकार में कोई असर नहीं था, उनके पास कोई बड़े विभाग थे ना, उनका कोई असर था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सत्ता में थी। ये प्रश्न बार बार उठता है कि अल्पमत सरकारें या मिलीजुली सरकारें बेहतर है, एकदलीय सरकारें बेहतर। तो अगर आप इतिहास देखें निरुद्ध, तो दो चीज़ें हमने देखी हैं कि जब भी भारत में किसी एक दल की सरकार बनी है तो दो चीज़ें नहीं हुई हैं। एक तो भारत का पर्याप्त उदारीकरण नहीं हुआ है, दूसरा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर नियंत्रण किया गया है। क्योंकि जब बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री होता है, बहुत ताकतवर सरकार होती है, तो हमेशा वो लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्ति छीनने की कोशिश करती है। ये हमने 70 के मध्य में इंदिरा गांधी के दौर में देखा था। थोड़े समय के लिए राजीव गांधी की सरकार जब आई थी, जो कि एक दलीय बहुमत की सरकार थी, और उसके बाद अब हमने अभी की सरकार में देखा, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे विवाद हैं। राज्य सरकारें बर्खास्त की गई, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, राज्यों ने उसका विरोध किया। जबकि दूसरी तरफ अगर हम अल्पमत की सरकारें देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि भारत के सबसे अच्छे साल कौन से हैं। भारत के सबसे अच्छे साल हैं 1991 से लेकर और 2014 तक के, जो सबसे अच्छे साल हैं, जब भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज विकास दर दिखाई देती है, भारत में सबसे ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे से निकल कर बाहर आते हैं, भारत में लोगों की आय सबसे ज़्यादा बढ़ती है, ग्रोथ सबसे ज़्यादा आती है। लेकिन मेरा एक यहाँ सवाल है, लगातार इस बात का जिक्र होता है और इस बात के लिए लगातार लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि देश में एक दल की सरकार होनी चाहिए, बड़ी सरकारें कड़े फैसले लेती हैं, सख्त फैसले लेने में सक्षम होती हैं। तो क्यों इस तरह से माना जाए कि बहुदलीय सरकार काम ज़्यादा अच्छी करती है? कहाँ सख्त फैसले लेती हैं? इतिहास ये बताता है कि आज जब आप चुनाव के आखिरी फेज़ में आ रहे हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था 5 साल के न्यूनतम स्तर पर है आज का जो आंकड़ा है।
ज़्यादा सख्त फैसले लेती हैं वो सरकारें जिनके पास सख्त फैसले लेने के लायक स्पेस होता है। हमने लगातार ये देखा है कि एक दल की सरकारों ने सत्ता का केंद्रीकरण किया है। सबसे बड़ा फैसला भारत के इतिहास में अगर कोई हुए हैं सरकारों ने जब अपनी ताकतें स्वतंत्र नियामकों को दी हैं। जितने बड़े नियामक भारत में बने वो सब 91-92 के बाद नियामक जरा सा समझा दीजिए आप हमारे दर्शकों जब रेगुलेटर्स बनते हैं तो सरकार अपनी ताकतों ने देती है। जैसे कि 1990 से पहले तक भारत में बिजली मंत्रालय बिजली की दरें भी तय करता था, बिजली बनाता भी था, बिजली बेचता भी था। पर जब लिबरलाइजेशन हुआ, उदारीकरण हुआ, तो यह तय हुआ कि नहीं, बिजली के लिए एक भारत में विद्युत नियामक आयोग बनाया जाएगा और उस नियामक आयोग को सरकार ने अपने सारे अधिकार दे दिए और वहाँ प्रोफेशनल पेशेवर लोग बैठकर अब नियंत्रित करते हैं। अब सरकार बिजली बनाती बेचती नहीं है और ना बिजली की दर तय करती है। यही आपको देखते हैं तो टेलीकॉम में हुआ, यही बीमा में हुआ, यही पेंशन में हुआ IRDA बना, यही आपने सेबी के साथ देखा। सेबी को इतनी ताकत दी गई। हमेशा जब अल्पमत सरकारें होती हैं तो हमने देखा है कि संस्थाएं बनना शुरू होती हैं और मुक्त बाजार की जो पहली शर्त है वो शर्त ये है कि सरकार कानून भी बनाए, चलाए और धंधा करे। ये नहीं हो सकता। सरकार को धंधे, कारोबार और कानून बनाने और नियमन से बाहर आना होगा और उसके लिए आपको स्वतंत्र नियामक बनाने होंगे। मोदी सरकार के पिछले 5 सालों में हमने एक भी नियामक बनते नहीं देखा। रेरा बना सर? रेरा पिछली सरकार का बिल था जो सरकार ने पास किया। पिछली सरकार का बना हुआ बिल था जो सरकार ने पास किया वो बना हुआ बिल था। रेरा नियामक पिछली बार आया था। रेलवे पे नियामक बनाने की बात हुई, मोदी सरकार ने अपनी ही कमेटी ने रिकमेंड किया, वो नहीं बना। इसके अलावा कोल सेक्टर में नियामक बनाने की बात हुई, नहीं बना। हमने बल्कि ये देखा कि रिजर्व बैंक के अधिकार कम कर दिए गए। रिजर्व बैंक को जितने अधिकार मिले थे उसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाकर उसे सीमित कर दिया गया। तो सब मुक्त बाजार में अगर हमने सबसे अच्छे ग्रोथ के समय देखे हैं, सबसे अच्छी संस्थाएं देखी हैं, तो वो सिर्फ इसलिए देखी हैं क्योंकि जो मिलीजुली सरकारें होती हैं वो हमेशा परफॉर्मेंस पर, अच्छे प्रदर्शन के कारण अपनी शक्ति का विकेंद्रीकरण करती हैं। और लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत यह है कि सरकार छोटी होती चली जाए और पेशेवर नियामक बढ़ते चले जाएं। पर हमने तो उल्टा देखा। हमने तो देखा कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के अधिकार छीन लिए सरकार ने। इस सरकार में फार्मास्यूटिकल प्राइस जो तय करती थी उसके अथॉरिटी के अधिकार छीनकर फार्मास्यूटिकल दवा कंपनियों को के उसके अधिकार छीनकर एक कमेटी को दे दिए। तो 2 बड़े चेंज हुए अनिरुद्ध, जो समझना जरूरी है। 1991 के बाद भारतीय बाजार में लोगों का भरोसा इसलिए बढ़ा क्योंकि उनको मालूम था कि भारत में स्वतंत्र रेगुलेटर्स काम कर। लेकिन सर, सरकार दावा हमेशा ये करती है कि हम मजबूत हैं, इसलिए लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए लोग आ रहे हैं। मजबूत होने का अर्थ क्या है? मजबूत होने का अर्थ है आपके पास मजबूत संस्थाएं हैं क्या? तभी तो विश्वास करते हैं लोग। विश्वास करते हैं लोकतंत्र में संस्था पर अगर आपका नियामक है, अगर आपका रिजर्व बैंक ताकतवर है, आपका सेबी ताकतवर है, आपका के बाजार को ताकत देने वाली संस्थाएं ताकतवर, व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता। लोकतंत्र व्यक्ति परक कभी है ही नहीं। लोकतंत्र हमेशा संस्था परक है और हमने वो संस्थाएं बनती और बिगड़ती देखी हैं सरकारों में बहुदलीय संतुलन और एकदलीय संतुलन के आधार पर। एक दलीय संतुलन की सरकारों ने संस्थाएं बनाई ही नहीं और बनाई तो उन्हें कमजोर किया। बहुदलीय संतुलन की सरकारों ने सरकारें बनाई। ताकतवर सरकार का मतलब ये नहीं होता है कि सत्ता का केंद्रीकरण हो जाए। एक दूसरा पहलू और भी जो मैंने इसमें जिक्र किया, जो समझना बहुत ज़रूरी है देश के लिए और बाकी लोगों के लिए जानना जरूरी है कि 1991 के बाद भारत में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ अनिरुद्ध, वो ये हुआ कि केंद्र से बहुत सारे अधिकारों का हस्तांतरण राज्यों को हुआ। राज्य वित्त आयोग बने। राज्यों वित्त आयोग तो पहले से काम कर रहे थे, उनको अधिकार सौंपे गए। 10वें वित्त आयोग के बाद भारत में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो राज्यों को बहुत सारी स्वाधीनता मिली केंद्र से। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार होती है, इंदिरा गांधी की सरकार होती तो इस तरीके की स्वाधीनता मिलती? कभी नहीं मिलती। एक जिक्र करना चाहूँगा मैं। राजीव गांधी की सरकार के दौर में गाँवों के पंचायती राज उन्होंने लागू किया, तो उस दौर में भी ताकतवर सरकार थी, उनको 400 से ऊपर सीटें लेके आई थी। तो उस दौर में और इस दौर में क्या फर्क देखते हैं? पंचायती राज कानून लागू हुआ पर पंचायती राज संस्थाओं को अधिकारों के हस्तांतरण का काम नहीं हुआ वो वहीं पर जाकर रुक गया। पंचायती राज संस्थाएं जो जमीन पर काम कर रही थी उन्हें टैक्स लगाने के अधिकार नहीं मिले। वो केवल शुरुआत थी, उस कोशिश तो की गई, लेकिन उस ताकतवर व्यवस्था को आगे नहीं ले जाया गया क्योंकि वो उदारीकरण से पहले की व्यवस्था थी। उदारीकरण आने के बाद भारत की आर्थिक नीतियों का पूरा ढांचा बदल गया और उस ढांचा बदलने के साथ केंद्र की सरकार में जो राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ी। आप ध्यान दें कि आज़ादी से पहले भारत में क्षेत्रीय दलों का लोकसभा में वोट प्रतिशत 2 था। आज करीब 32% और 33% के आसपास लोकसभा में क्षेत्रीय दलों का वोट शेयर है। उसका इम्पैक्ट जो हमने देखा, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि राज्यों को लगातार अधिकार मिलते चले गए और राज्यों को अधिकार मिलने के
कारण भारत की अर्थव्यवस्था 1991 से लेकर 2014 के बीच बढ़ी, केंद्र के कारण बिल्कुल नहीं बढ़ी। केंद्र के पास तो अब यह भी शक्ति नहीं है कि वो खर्च कर सके। देश का 60% खर्च केवल राज्य सरकारें करती हैं और उसमें जो 11 बड़ी सरकारें हैं वो 90% खर्च पर मौजूदा सरकार तो कहती है हम टीम वर्क करना चाहते हैं। और वो टीम वर्क नहीं दिखता। आप चाहे एग्रीकल्चर देख लीजिए, चाहे आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ देख लीजिए, चाहे आप बेकारी देख लीजिए, तीनों स्थितियों में नहीं दिखता। उसकी वजह यह है कि राज्यों को या केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का हस्तांतरण नहीं किया। हमने एक चीज़ देखी, मैंने इसमें उदाहरण दिया था कि आप कल्पना करें कि क्या इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी होते तो टीएन शेषन जैसा कोई चुनाव आयोग दिखाई देता। आज हम चुनाव आयोग देख रहे हैं, उसकी परिस्थिति देखिए आप। तो जब भी कभी ऐसा इसलिए होता है। आपका मानना है कि सरकारें जब ताकतवर हो जाती हैं तो संस्थाओं को लगातार कमजोर करती हैं। लोकतांत्रिक संस्थाएं लगातार कमजोर होती हैं जब एक दल की सरकार ताकतवर होती है। और ये इतिहास, ये सिद्ध है भारत के पूरा पिछले इतिहास से। जितना ज्यादा एक दलीय हम बड़े मुश्किल से तो कहते हैं कि निकल के आए हैं खिचड़ी सरकारों के दौर से एक मजबूत सरकार के। ये अवधारणा हमें समझाई गई है, पर मुझे कोई तथ्य के साथ, मैंने तथ्य के साथ लिखा है, तथ्य के साथ बताया कि एक दलीय सरकारों ने भारत को अच्छा शासन दिया या बहुदलीय सरकारों ने अच्छा शासन दिया। 1991 से 2014 तक इवन मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार भी बहुदलीय सरकार थी, क्योंकि कांग्रेस की अपनी मेजॉरिटी नहीं थी। कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी, लेकिन इन सरकारों के सहयोग से चल रही थी वाम दल तो पहले सरकार में थे। इन सरकारों के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे दिन, भारतीय लोकतंत्र के सबसे अच्छे दिन, भारत की आर्थिक उदारीकरण के सबसे अच्छे दिन, भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश। मगर उसी दौर में आर्थिक भ्रष्टाचार के इस तरह की सरकारों का आर्थिक भ्रष्टाचार हमेशा एक दलीय सरकारों में ज्यादा देखा गया है। और इसलिए हमने ये देखा कि बहुदलीय सरकारें राज्यों तक गई। हमने केवल यही नहीं देखा कि केंद्र में बनी। आप देखिए इस समय कर्नाटक में बहुदलीय सरकार है, 2 दलों की सरकार है। हमने बिहार में बहुदलीय सरकार देखी, भारतीय जनता पार्टी बहुदलीय सरकार का हिस्सा रही, पंजाब में बहुदलीय सरकारों का हिस्सा रहा। तो ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग 2 तरीके से। भ्रष्टाचार किसी भी सरकार में होता है, एक अलग विषय है, क्योंकि अब उन संस्थाओं को अगर मनमोहन सिंह सरकार ने अपने दूसरे टर्म में एम्पावर किया होता, लोकपाल जैसी संस्थाएं, सीबीआई जैसी संस्थाएं जो भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं, उनको एम्पावर किया होता तो शायद हम भ्रष्टाचार नहीं देखते। लेकिन उस एम्पावरमेंट का फायदा सीएजी ने उठाया और भारत में भ्रष्टाचार को सीएजी सामने लेकर आया। अदालतों में वो फैसला गया। लेकिन आप पिछले 5 साल में सीएजी की कार्यप्रणाली देखिए तो आपको दिखाई देगा कि सीएजी के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। ऐसा थोड़ी कि देश का सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है या संस्थाओं में कुछ नहीं हो रहा है। प्रश्न ये है कि ये डराया जाना देश को, या ये प्रश्न उठाना कि मिलीजुली सरकारें बेहतर हैं या बहुदलीय सरकारें बेहतर या एक दल की सरकार बेहतर। हमें जो तथ्य भारत के इतिहास में बताते हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आती हैं कि एक तो बाजार का उदारीकरण, ये चाहता है कि सरकार छोटी हो जाए, सरकार छोटी हो और अपने अधिकार वो पेशेवर लोगों को दे, पेशेवर संस्थाओं को दे जिन पर लोगों का भरोसा है, क्योंकि राजनेता आते जाते रहेंगे, संस्थाएं स्थायी रहती हैं। एक और दूसरा ये कि राज्य सरकारें जो कि भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, उप क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। सर इसमें तो मैं कहूँगा कि जब इतने राज्यों में उनकी सरकार है, कई सहयोगी दल उनके साथ हैं। पहले आंध्र प्रदेश नायडू के साथ भी थे, महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने मिलकर सरकार चलाई, बिहार में वो सरकार चला ही रहे। तो सारे लोग जब वो इस बात का जवाब ये देते हैं कि हमारे साथ तो सारे क्षेत्रीय दल या क्षेत्रीय आकांक्षाएं हम पूरी करते हैं। लेकिन आप फैक्ट्स पे बताइए ना। भारत के इतिहास में पहली बार 80 के बाद ऐसा हुआ था जब 60% ज्योग्राफी पर और 75% जीडीपी पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी अलायंस का नियंत्रण था। इंडिया की ग्रोथ 5 साल के लोएस्ट लेवल पर है, रूरल डिस्ट्रेस भयानक स्तर पर है। एक भी बड़ी केंद्रीय स्कीम का परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है जिसको लेकर प्रधानमंत्री चुनाव में जा सकें। वो राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव मांग रहे हैं। आपके पास अगर इतना बड़ा ग्रोथ इंजन था और आपने कहा था कि 2 इंजन वाली सरकारें, तो 2 इंजन वाली सरकारें तो अधिकांश भारत में चल रही थी। अगर आप एक दौरे था जम्मू कश्मीर से चलते तो आप तमिलनाडु तक केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार में चलते। पर आज का आंकड़ा देख रहे हैं तो 5 साल की लोएस्ट ग्रोथ रेट है, ऑटो सेल्स गिरे हुए हैं, हर चीज की गिरावट है। तो ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह में समझनी पड़ेगी कि एक दलीय सरकारें भारत के डिजाइन के लिए नहीं बनी है। ये मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, ये समझना जरूरी है कि पूरा भारत जिस तरह से विकसित हुआ है पिछले 25 साल में, 30 साल में, वहां कोई भी एक दलीय सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, पूरे भारत की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी सेंट्रल में, केंद्र में ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें सारी क्षेत्रीय भागीदारी हो, लोगों की हिस्सेदारी हो, सामाजिक और आर्थिक तो दोनों तरीके से जाकर। क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है वो भारत के लिबरलाइजेशन की सबसे बड़ी जान रहा है।
क्यों हम लाइसेंस परमिट राज लेकर आए? बुनियादी सवाल आप समझने की कोशिश करिए, आप जर्नलिस्ट हैं। लाइसेंस परमिट राज क्या था? केंद्र सरकार बैठी होती थी और वो 10 कंपनियों को लाइसेंस दे देती थी। हमने खत्म क्या किया? हमने उसको खत्म कर दिया, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बना दी, एक रेगुलेटर बना दिया FIPB, उसके पास एप्लीकेशन आती है, एक सिस्टम तय होता है, उससे उसको लाइसेंस परमिट राज मिल जाता है। पर हम आज की इस स्थिति में एक दलीय सरकार हो तो वो कभी खत्म नहीं करेगी, क्योंकि वो सारे सत्ता के अधिकार अपने हाथ में रखेगी, सारे नियुक्तियों के अधिकार अपने हाथ में रखेगी। तो जो पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में हुआ था, भारतीय लिबरलाइजेशन की जो बुनियादी शक्ति थी वो ये थी कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपने अधिकार खत्म किए थे, कम किए थे और उन्हें दिए थे जिन पर लोग भरोसा कर सकते हैं। आप भारत की आकांक्षाओं के आधार पर 2019 के चुनाव का नतीजा चाहे जो निकले, लेकिन हम उस तरफ बढ़ रहे हैं वापस। 2014 में जो संतुलन डगमगा गया था क्षेत्रीय दलों और केंद्रीय दलों के बीच बेहतर तालमेल का, वो शायद मुझे लगता है आएगा, वापस लौटेगा, क्योंकि जितने बड़े देश में इतनी विविधताएं हैं और इतनी अपेक्षाएं हैं, उसमें राज्यों को आज़ादी दिए बगैर, संस्थाओं को आज़ादी दिए बगैर, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किए बगैर कोई भी सरकार लंबे समय तक स्टैंड नहीं कर सकती और वह अंत में जाकर लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाएगी। मगर इस दौर में तो जब राष्ट्रवाद चल रहा है पूरे देश में, एक दूसरा पाकिस्तान और इस तरह की चीज़ें चुनाव में खड़ी की जा रही हैं, वो मुद्दा ही नहीं है जो हम आप डिस्कस कर रहे हैं। वो नहीं है, क्योंकि वो उससे बचने की कोशिश है। इसके लिए बेहतर होगा अनिरुद्ध जी का हमारा पिछला लेख आप पढ़ें, जिसमें हमने इस पर डिस्कस किया था और एक कहा था कि क्यों आखिर नरेंद्र मोदी को देश की सबसे मजबूत और सशक्त सरकार चलाने के बाद, पूरे देश के 60% GDP पर राज्य करने के बाद एक ऐसा कार्यक्रम नहीं दिखाई मिला जो कि लोगों को इस बात से जोड़ सके कि उनकी ज़िंदगी में क्या बदला हुआ 5 साल में। वो एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं जिसका राज्यों की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जब आप पाकिस्तान की बात करेंगे, विदेश नीति की बात करेंगे, तो उस पर बीजू पटनायक या ममता बनर्जी या DMK क्या बोलेगा, क्या जवाब देंगे, क्योंकि उनका अधिकार नहीं। तो ये मुख्य मुद्दों से राष्ट्रवाद भारत में, पाकिस्तान कभी चुनाव का मुद्दा नहीं रहा। पाकिस्तान एक डिफंक्ट, एक डिस्टेबलाइज्ड कंट्री है। उसे ये पहली बार देखने को मिल रहा है, इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि सरकार उस डेवलपमेंट के जिस मैंडेट के साथ आई थी 2014 में, वो मैंडेट पूरा नहीं हुआ और इसलिए ऐसे मुद्दे लाने की कोशिश की गई जो राज्यों की अपेक्षाओं और सामान्य लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पे कब्जा कर सकें, उन्हें दबा सकें। तो अपेक्षाएं लोगों की क्या? अपेक्षाएं लोगों की उनको फसल का सही कीमत मूल्य मिले, देश में आर्थिक विकास हो, इनकम बढ़े, लोगों का रोजगार मिले, तो उन्हें राष्ट्रवाद कहा गया। नरेंद्र मोदी ने को ये मालूम है और उन्हें एहसास हो गया, मैंने पिछले लेख में बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा था कि 5 साल में उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उनकी कोई भी स्कीम या उनका कोई भी कार्यक्रम जमीन पर इसलिए असर नहीं कर सका कि उनकी राज्य सरकारें फेल हो गई। उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने उन्हें उस तरह से इंप्लीमेंट, तो उसी बात पे तो वो वोट मांग रहे हैं कि राज्य सरकारों को मत देखो, हमको देखो। इसीलिए तो वो चुनाव हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि इसीलिए आप देख रहे हैं ना कि वो जिनके सामने खड़े, भारत में ये बहुत मुश्किल है कि राज्यों की आकांक्षाओं के अगेंस्ट आप खड़े हो जाएं और एक राष्ट्र, ये भारत में आखिरी ऐसी कोशिश होगी जिसमें कि आप सारे राज्यों की आकांक्षाओं, उनकी ज़रूरतों को पीछे छोड़ दें और एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव करें जो सिर्फ विदेश नीति और सुरक्षा नीति के आधार पर आपसे वोट मांग रहा हूँ। ऐसा मुश्किल है और ऐसा मुश्किल इसलिए डराया जा रहा है। पलटकर सवाल पूछने की बात तो ये जो मैं पूछ रहा हूँ इस प्रश्न के जरिए कि अगर बहुदलीय सरकारें इतनी खराब हैं तो भारत के इतिहास के सबसे अच्छे साल बहुदलीय सरकारों के अंडर में कैसे आ गए? भारत की सबसे अच्छी ग्रोथ इसमें कैसे आ गई? और भारत की सबसे खराब ग्रोथ पिछले 5 साल में हमको क्यों दिखाई दे रही है आज जो नंबर है? तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए, जैसा अंशुमान जी बता रहे हैं, बहुदलीय सरकारों का या बहुदलीय आकांक्षाओं का या देश की तमाम सारी सरकारों का या प्रदेशों की हिस्सेदारी, साझेदारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का अर्थात। आप देखते रहिए thelallanTop.com।